जय हिंद फ्रेंड्स। हमारे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद योगेश में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़त्म कर लिया है। आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग आज से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हृदय परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो है हमारे शरीर में ब्लड बहता रहता है। रक्त जो है हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम लोगों ने रक्त वाले चैप्टर में भी पढ़ चुका है कि रक्त का कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है यह बताता है कि जो है ब्लड जो है किन किन मार्गों से हमारे पूरे शरीर में बहता है, उसके बारे में जानकारी ब्लड परिसंचरण तंत्र या हृदय परिसंचरण तंत्र देता है। तो हम लोग उसकी पूरे फॉर्मेशन के बारे में और उसके पूरे मार्गों के बारे में जानेंगे, किन किन माध्यम से होकर गुजरता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र हिंदी में कहा जाता है इसे। अब सबसे पहले तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके बारे में सबसे पहले हमें जानकारी विलियम हार्वे ने दी थी। सबसे पहले इस बात की जानकारी हमें विलियम हार्वे जी ने दी थी। उन्होंने ही बताया था कि हमारे शरीर में ब्लड किन किन रास्तों से बहता है और उसमें क्या प्रक्रिया होती है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और तीसरा होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी खुला हृदय परिसंचरण तंत्र, बंद हृदय परिसंचरण तंत्र और मिश्रित हृदय परिसंचरण तंत्र। अब इसमें अंतर क्या है? तो हम लोगों ने देखा होगा कि जो है जब हम लोग मछली को काटते हैं बीज से, वो भी तो जो है वहाँ पर जो रक्त बहता है वो बहुत ही आराम से बहता है। उसमें प्रेशर किसी प्रकार का नहीं पाया जाता। या तिलचट्टा को देख लें, जब उसको हम लोग काटते हैं या वो दब जाता है तो जब खून बाहर निकलता है तो उसमें प्रेशर नहीं रहता है। यही जबकि जब हम लोगों के शरीर में ब्लड बहता है तो बहुत प्रेशर के साथ बहता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो है किसी किसी में प्रेशर ज़्यादा होता है, किसी किसी में प्रेशर कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है? सभी जीवधारुओं में रक्त होता ही है, लेकिन क्यों जो है प्रेशर के साथ किसी किसी में रक्त आता है और किसी किसी में कम प्रेशर के साथ? तो उसका कारण है यही तीनों की हर जीवधारियों में अलग अलग प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। जैसे जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो है प्रेशर बहुत ही कम रहता है। क्यों रहता है? तो आप लोग देखा होगा कि जब कोई भी चीज़, मान लीजिए पानी का उदाहरण लें, जब हम लोग पानी फैला देते हैं तो उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। मान लीजिए गिरा दिया फर्श पर तो उस पर प्रेशर कहाँ बन जाएगा? नहीं रहेगा। लेकिन जब वही पानी हम लोग किसी पाइप के माध्यम से जो है जब पानी को हम लोग नीचे गिराते हैं तो प्रेशर के साथ पानी आता है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया घट गया है। तो इसी तरह जिन जीवधारुओं में ब्लड नलिकाओं, रक्त नलिकाओं, जिसे ब्लड वेसल्स कहा जाता है, उनके माध्यम से बहता है तो उनमें ब्लड प्रेशर के साथ बहता है। और जिनमें जो है ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं उनमें जो है प्रेशर से नहीं बहता है। तो इसी के बारे में ये तीनों परिसंचरण तंत्र हमको बताएंगे। जैसे ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का उदाहरण है तिलचट्टा हो गए और सीप हो गए, घोंघा हो गए। इन सब में ब्लड
प्रेशर के साथ नहीं बहता है, तो इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज में मानव आते हैं, मानव में पाई जाती हैं रक्त केशिकाएँ, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जिनके माध्यम से ब्लड हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होता रहता है। और कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिनमें दोनों प्रकार के परिसंचरण तंत्र मौजूद होते हैं। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मछली का ले लीजिए। मछली में जो उनके पर होते हैं और पूँछ होती है, उसमें जो है ब्लड वेसल्स के माध्यम से बहता है, नलिकाओं के माध्यम से। और जो उनका बीच का पोर्शन पेट होता है और बीच वाला एरिया, उनमें जो है ब्लड जो है प्रेशर के साथ उसमें नलिकाओं के माध्यम से नहीं बहता है। तो ये मिश्रित का उदाहरण हो गया। तो आइए अब हम लोग तीनों के बारे में लिख लेते हैं कि क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। तो आइए लिखते हैं। परिसंचरण तीन प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला तो हो गया ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा होता है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम। और तीसरा होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए हम लोग को तीनों को आराम से समझते हैं। इसमें इसका पहला फंक्शन होता है कि इसमें जो है रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती। इसकी पहली डिफिनेशन ये हो जाती है कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। दूसरा, इनका जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर कम होता है। दूसरी बात। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है, पहला तो रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं तो और इसी वजह से प्रेशर कम होता है। तीसरा, इनका जो कंकाल होता है वो शरीर के बाहर होता है। कंकाल शरीर के बाहर होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। आप लोगों ने सीप या घोंघा देखा होगा, उसमें जो है जो कंकाल उसका होता है वो शरीर के बाहर होता है और जो ब्लड बहता है, ब्लड जहाँ रहता है वो पार्ट अलग होता है। क्यों? हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में ब्लड जो है शरीर के अंदर बहता रहता है और कंकाल भी अंदर होता है, लेकिन जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो है कंकाल बाहर होता है। कंकाल बाहर होने का कारण यह है क्योंकि अगर कंकाल अंदर ही होगा और प्रेशर नहीं रहेगा तो जो है एक नलिका के माध्यम से नहीं जाएंगे जब रक्त, तो वो किसी भी तरफ अधिक हो सकता है और किसी तरफ कम हो सकता है, जिससे उसकी संरचना जो बनावट है जीव की वो गड़बड़ हो जाएंगी। किसी तरफ वो ज़्यादा झुक जाएगी, किसी तरफ कम झुक जाएगा। इसलिए उसका कंकाल बाहर कर दिया गया जिससे ब्लड के बहने से या ब्लड के प्रवाहित होने से उसके शारीरिक बनावट पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसीलिए भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी, जो है उसका कंकाल शरीर के बाहर कर दिया गया। तो ये 3 पॉइंट हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्या? पहला है इनमें रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाएंगी जिससे प्रेशर कम होता है।
तीसरा इसके कंकाल शरीर के बाहर होता है। तो ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो गई। अब हम लोग क्लोज्ड ब्लड और इसका उदाहरण भी लिख लेते हैं। इसका उदाहरण है तिलचट्टा और घोंघा आदि। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तिलचट्टा घोंघा इन सभी जीवधारों में पाया जाता है। अब हम लोग क्लोज की बात करते हैं। क्लोज में रक्त नलिकाएं पाई जाएंगी। रक्त नलिका जिसे ब्लड वेसल कहते हैं पाई जाती हैं। दूसरी बात, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि जब हम पाइप के माध्यम से कुछ जाता है पानी तो बहुत प्रेशर के साथ जाता है। ये सब व्यवहारिक जीवन की बात है। प्रेशर ज़्यादा होता है। और तीसरा, इनका कंकाल शरीर के अंदर होता है। कंकाल शरीर के अंदर होता है। अंदर होता है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण मानव है। मानव में क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब अगला बचता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो है रक्त नलिका भी पाई जाती है और इनमें प्रेशर सामान्य होता है। इनके जो इसका उदाहरण है मछली। मछली के पंख में रक्त नलिकाओं के माध्यम से जाता है और बीच वाले पोर्शन में रक्त बिना नलिका के माध्यम से बहता रहता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा मछली। अब यहाँ पर एक बार प्रश्न पूछा गया था कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त नलिकाएं, वे जब बहती हैं तो बीच में तो खाली जगह पाई जाती है, उसी में से होकर गुजरता है। तो उस बीच वाले खोखले स्थान को क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन आया था पेपर में। तो जो नलिका के बीच का स्थान होता है खोखला, उसे हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। तो यहाँ मान लीजिए ये पाइप है, इसके जो बीच का स्थान होता है इसे ल्यूमेन कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया था। आई थिंक आप लोगों को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के तीनों पार्ट के बारे में पता चल गया होगा कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं और मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। अब हम लोग ब्लड के बहने का रास्ता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ब्लड किन किन रास्तों से होकर गुजरता है, केवल उसके बारे में। लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग को धमनी और सिरा, जो नसें होती हैं, वेन्स, जिनकी रक्त नलिकाएं होती हैं, जिनके माध्यम से ब्लड प्रवाहित होता है, उनमें दो मुख्य होती हैं, एक धमनी और दूसरा सिरा, आर्टरी और वेन्स। उनके माध्यम में जानना आवश्यक है, तब हम जाके मार्ग के बारे में सही से समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं धमनी और सिरा। तो धमनी क्या होता है और सिरा क्या होता है, आइए देखते हैं। धमनी और इधर सिरा, इसे आर्टरी कहते हैं और इसको वेन्स कहते हैं। अब इसमें क्या मुख्यतः अंतर होता है उसको समझिए। धमनी किसे कहते हैं? आप सब जैसा कि जानते ही हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे नसें पाई जाती हैं जिनके माध्यम से ब्लड बहता रहता है। तो धमनी किसे कहते हैं उसको पहले हम लोग समझेंगे। हमारे हार्ट मतलब हृदय से, हमारे हार्ट से जो भी रक्त नलिकाएं
निकल करके पूरे शरीर में या शरीर के अंगों तक जाती हैं। उन रक्त नलिकाओं को धमनी कहा जाता है। फिर से समझिए, हमारे हृदय से लेकर अंगों तक जाने वाली रक्त नलिकाओं को धमनी कहा जाता है। और सिरा क्या होता है? शरीर के अंगों से होकर हमारे हृदय तक आने वाली रक्त नलिकाओं को सिरा कहा जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो आई थिंक आप लोगों को धमनी और सिरा में अंतर पता चल गया होगा। आइए लिख लेते हैं। धमनी क्या है? हृदय से अंगों की ओर जाने वाली रक्त नलिकाओं को धमनी कहते हैं। हृदय से अंगों की ओर जाने वाली रक्त नलिका को धमनी कहते हैं। ये हो गई धमनी की परिभाषा। अब सिरा किसे कहते हैं? जब शरीर के अंगों से रक्त नलिका हृदय की ओर आती है, हृदय की ओर आती है तो उसे सिरा कहा जाता है। आई थिंक आप लोगों को बात क्लियर हो गई क्या? कि जब हृदय से अंगों को जाएगी रक्त नलिका तो उसे धमनी कहेंगे, और जब अंगों से हृदय की ओर आएंगे तो उसे वेन्स कहेंगे या सिरा कहेंगे। धमनी, अब यहाँ से एक ट्रिक से आप लोग याद करेंगे। धमनी मतलब धनी, तो धनी लोग शुद्ध कपड़े ऊपर पोशाक पहनते हैं, तो इसलिए इसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। अब यहाँ ये समझिए, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होता है? ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हो उसे शुद्ध रक्त कहेंगे, और ऐसा रक्त जिनमें ऑक्सीजन ना मिला हो उसे अशुद्ध रक्त कहेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन शुद्ध रक्त का मतलब O2 मिला, O2 मिला हुआ है शुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त O2 मतलब ऑक्सीजन ना मिला हो, ऑक्सीजन ना मिला हो तो उसे अशुद्ध रक्त कहेंगे। अब यहाँ पर एक अपवाद आता है, उसको समझिए। फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, और फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है,
फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। क्यों, उसको समझिए। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा धमनी किसे कहते हैं, जो हार्ट से अंगों की ओर ले जाए। लेकिन जब ये बताइए जो हार्ट में ब्लड रहता है उसमें ऑक्सीजन मिली नहीं होती है, तो ऑक्सीजन लेने के लिए फेफड़ा जो कि एक अंग है उसके पास जाता है। अभी हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी, जब हृदय से अंग की ओर जो भी रक्त नलिकाएं जाएंगी उन्हें धमनी कहते हैं। और शुद्ध रक्त की परिभाषा पढ़ी कि जिसमें ऑक्सीजन मिला हो उसे हम जो है कहेंगे शुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है। लेकिन जो हार्ट के पास ब्लड है उसमें ऑक्सीजन मिला नहीं है तो अशुद्ध रक्त है, लेकिन जा रहा है धमनी के माध्यम से। तो जब धमनी से हार्ट के पास के धमनी से फेफड़े के पास क्यों जा रहा है, ऑक्सीजन लेने के लिए ही जा रहा है। तो जब ऑक्सीजन लेने के लिए जा रहा है, इस समय हार्ट से फेफड़े के पास जा रहा है, लेकिन ये तो धमनी है, लेकिन धमनी में अभी ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिला नहीं है। तो जब ऑक्सीजन मिला नहीं है तो अशुद्ध रक्त होगा। तो जो हार्ट से फेफड़े तक जाएगा धमनी, उसे फुसफुस धमनी कहेंगे। और फुसफुस धमनी में ऑक्सीजन अभी मिला नहीं है, इसलिए फुसफुस धमनी से जो रक्त फेफड़े तक जाएगा उसे अशुद्ध रक्त कहेंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है कि फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों बहता है, क्योंकि वो शुद्ध होने के लिए ही फेफड़े के पास जा रहा है। तो वहाँ से ऑक्सीजन मिला लेगा तो फिर वहाँ से पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाएगा महाधमनी से होते हुए। तो आई थिंक आप लोगों को फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है ये बात समझ में आ गया होगा। उसी तरह फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, उसी का उल्टा कर दिया जाएगा तो हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग रक्त के मार्गों के बारे में जानेंगे कि रक्त के मार्ग क्या होते हैं, किन किन मार्गों से होकर रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रक्त जो है हृदय से निकलता है। कहाँ से? हृदय से। मान लीजिए हृदय से कहाँ जाएगा? हृदय से रक्त सबसे पहले महाधमनी में जाता है। महाधमनी के बाद धमनी में जाता है। और धमनी से छोटी धमनी में जाता है। और छोटी धमनी से केशिका, जिसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, छोटी छोटी नलिकाओं में टूट जाता है, जिसे केशिका कहा जाता है। कैपिलरीज कहते हैं उसको, केशिकाओं में बदल जाता है। तो हृदय से निकला सबसे पहले महाधमनी में जाएगा, फिर धमनी में। ये रक्त के मार्ग हैं कि शरीर में कैसे परिसंचरण होता है ब्लड का। हृदय से महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से धमनी में, धमनी से छोटी धमनी से केशिका में, फिर केशिका के बाद आएगा छोटी सिरा में, छोटी सिरा के बाद आएगा सिरा में, और फिर सिरा के बाद आएगा महासिरा में, और महासिरा से हार्ट में फिर चला जाएगा। और ये प्रक्रिया होती रहती है। महाधमनी को एरोटा कहते हैं, धमनी को आर्टरी कहते हैं, छोटी धमनी को आर्ट्रियोल कहते हैं, केशिका को कैपिलरीज कहा जाता है, छोटी सिरा को जो है वेंस विट्रोल कहते हैं, सिरा को वेंस कहते हैं, महासिरा को वेना कावा कहा जाता है। हार्ट हृदय है। ये तो शरीर में मार्ग है कि रक्त कैसे परिसंचरण होता है। अब हम लोग अगली कक्षाओं में हार्ट में कैसे रक्त का परिवहन होता है, 4 चैम्बर होते हैं, कौन कौन से होता है, सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है, कहाँ शुद्ध होता है, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक आप लोगों को पहली क्लास में जो पढ़ाया गया वो आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।